वेलकम टू स्टेप अप आईएएस 27 मई के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले आज जानते हैं किन किन टॉपिक पर डिस्कशन होना है। ऐसे राइटिंग को के कोटेशन को ऐड कर दिया गया है एज यू नो। आज का आर्टिकल 4 है टोटल। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सॉलिडारिटी ट्रायल। WHO ने एक नया अनाउंसमेंट किया है। क्या है वो अनाउंसमेंट, उस पर हम बात करेंगे और बहुत ही अहम है वो भारत के नज़रिए से। दूसरा आर्टिकल होगा इंडियन डायस्पोरा पर, जिस पर बहुत क्रिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया गया है। एक अलग एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की गई है कि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं वो इन दिनों किन किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है और सरकार की नीति कैसी रही है इस दौरान। तीसरा आर्टिकल होगा वन नेशन वन राशन कार्ड से, और इसका बहुत अच्छा कंपैरिजन GST से किया जा रहा है। जब GST को लाया गया था तब जो स्थिति पैदा हुई थी, क्या वही स्थिति आज फिर से पैदा हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारा चौथा आर्टिकल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात तो की गई है, लेकिन इसका कंपैरिजन HIV एड्स के समय में जिस तरीके से सरकार ने अलग अलग रूल्स को फॉलो किया था उससे कंपेयर करके लिखा गया है। तो बहुत अलग एक पर्सपेक्टिव है जिसको हम देखने वाले हैं। मेंस के क्वेश्चन का आपको टोटल आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज 5 क्वेश्चंस है, नॉट 6, 5 क्वेश्चंस टोटल होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे आप लोग आंसर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लगातार करते रहिए। और हम लोग प्रीवियस डे के क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे। सभी लोगों के आंसर में जब मैं देखती हूँ तो सारे आंसर सही नहीं लगते, बहुत ईजी से क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग प्लीज़ सही सही आंसर क्या कीजिए, और हाँ, आंसर को देखिए ज़रूर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को के जो सही आंसर आपको बताए जाते हैं उसको जानना ज़रूर है कि क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, आज का टॉपिक कौन कौन सा होने वाला है। सॉलिडारिटी ट्रायल किस चीज़ पर था, क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। HCQ, रेमडेसिविर, ये सब क्या है। ये बेसिकली ड्रग है और इसका इस्तेमाल अभी होने वाला था, इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन आगे होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन इसके लिए और क्या क्या अभी समस्याएं पैदा हो सकती हैं उसको डिस्कस करेंगे। PDS सिस्टम का जिक्र वहीं पर आएगा। HIV एड्स को जोड़ करके जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव को जानेंगे। इंडियन डायस्पोरा के बारे में आज बात होने वाली है। ऑपरेशन वंदे भारत और उसके बाद समुद्र सेतु, इन सब के बारे में डिस्कशन होना है आज के आर्टिकल में। तो आज देखिए कौन कौन सा आर्टिकल है। पहला होगा एक्सप्लेन्ड पेज से है, सॉलिडारिटी ट्रायल का जुड़ा हुआ। दूसरा आर्टिकल होगा GST होल्ड्स वैल्यूएबल लेसन फॉर वन नेशन वन राशन कार्ड। तीसरा आर्टिकल है HIV लेसन फॉर COVID-19। और लास्ट आर्टिकल होगा व्हेन फेथ इज शेकन। तो आपको बता दें ये वाला जो आर्टिकल है ये हम दूसरे नंबर पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है, दैट इज डिस्कस्ड है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। आंसर राइटिंग के क्वेश्चन को देख लीजिए। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, सभी लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, अभी हम आएंगे अपने डिस्कशन पर। आंसर राइटिंग के ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम बाद में देखते हैं कि कैसे इस पर लिखना है। और ये आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। GST काउंसिल और जो मेडिसिन का ट्रायल होना था उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए, हम जब पूरा डिस्कशन सुन रहे होते हैं ध्यान से, तो हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि ये पूरा डिस्कशन आपके किस काम आने वाला है। अगर आप इन डिस्कशन के बाद 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। इसीलिए शुरुआत में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम पूरे डिस्कशन को पेशेंस के साथ, जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं होता है, सुनेंगे तो आपका कितना बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है आगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन और स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। आज का कोटेशन है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे समय आते हैं जब उनको इस बात को याद रखना होता है कि जब आप नीचे जा रहे होते हैं और उस समय जब आप उठने की कोशिश करते हैं तो सही मायने में वही आपको एक ग्लोरी देता है और जीने का मकसद सिखाता है। तो ये जो कोटेशंस आपके पास इकट्ठे होते जा रहे हैं उनको आप एक जगह एक कॉपी में रखेंगे। पेपर वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, कौन से पेपर से या कौन से टॉपिक से एसोसिएटेड है, और फिर इसका यूज़ अपने ऐसे की शुरुआत में, अंत में, एथिक्स में, इन सब जगहों पे कर सकते हैं, ठीक है। आइए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सॉलिडारिटी पर है, कहाँ पर आ जाएगा, IR वाले सेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं WHO की। तो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक है WHO, और उनके जो मैंडेट हैं, उनके जो करिकुलम्स हैं, वो सब यहीं पर आ जाएंगे।
ठीक है, तो आर्टिकल पर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, आपको बता दें कि 2 मंथ्स पहले एक न्यूज़ आती है कि HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस को ठीक करने में किया जा सकता है, ऐसी न्यूज़ थी। और उसी समय से ये प्लान बन रहा था कि अब एक ट्रायल किया जाएगा वर्ल्ड वाइड लेवल पर। 34 कंट्रीज़ को चुना गया, बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया और अब उनको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया था। जो हॉस्पिटल्स चुने गए थे कि जहाँ पर ये ट्रायल चलेगा, किस चीज़ का ट्रायल, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का ट्रायल चलने वाला था। इसको पेशेंट को दिया जाता, जो भी कोविड-19 से अफेक्टेड पर्सन हैं, पेशेंट हैं, उन पर इसका ट्रायल होना था। और यहाँ से फिर पता चलता कि ये जो HCQ है इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन अभी पिछले दिनों इसको अभी कुछ दिनों के लिए पॉज कर दिया गया। ठीक है, तो पॉज क्यों किया गया, रोका क्यों गया? ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिसका सॉलिडारिटी ट्रायल होने वाला था, क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे कारण ये है, इसको हम आगे जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि सॉलिडारिटी ट्रायल क्या होता है। देखिए, सॉलिडारिटी ट्रायल का मतलब यही है कि जब भी कोई ऐसा बड़े लेवल पर कोई क्लिनिकल ट्रायल लॉन्च करता हो WHO, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड-19, कई बार और भी जो नए वैक्सीन आते हैं, नई दवाइयाँ आती हैं, नई ड्रग आते हैं, उसको चेक किया जाता है एक मास लेवल पर। और इसी को कोविड-19 के टर्म्स में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को चुना गया था ताकि इस ड्रग को उन पर देखा जा सके कि उसका इफ़ेक्ट कैसा हो रहा है और फिर उसको वाइड लेवल पर यूज़ किया जाता। तो खैर यहाँ पे बता दें कि और भी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना है। रेमडेसिविर, ये ड्रग का नाम आपको पता होना चाहिए। HCQ तो आपको फिर भी याद रहेगा क्योंकि वो इंडिया से एसोसिएटेड है। और रेमडेसिविर, राइटोनेविर, लोपिनेविर, ये सब भी आप याद रखिएगा, इन सभी का ट्रायल होना है। अब देखिए, मज़ेदार बात यह है जो हम आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं कि इन सब पर कितनी पॉलिटिक्स हो रही है वर्ल्ड वाइड में। तो इस पर आगे जानते हैं कि क्या कहा गया है। खैर, अभी पॉज क्यों किया गया उसको जान लीजिए। इसको पॉज इसलिए किया गया क्योंकि लेंसेट की एक रिपोर्ट आई है। लेंसेट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इससे क्या हुआ, मोर्टालिटी रेट बढ़ गया है। अकॉर्डिंग टू WHO, बाय एनरोलिंग पेशेंट इन मल्टीपल कंट्रीज, the solidarity trial aims to rapidly discover whether any of the drugs slow disease progression or improve survival। तो ये जो चारों ड्रग अभी हमने डिस्कस किया इसके पहले, इनका क्या इम्पैक्ट होगा, ये डिजीज़ को स्लो कर रहे हैं, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसी को इस ट्रायल में चेक किया जाना था। इंडिया इज़ अमंग द कंट्री वेयर द सॉलिडारिटी ट्रायल इज़ बीइंग कैरिड आउट। इंडिया में भी इसको कैरी किया जाना था। तो इसमें ऐसा नहीं कि हर जगह सारे हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत हो जाएगी, इसके लिए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को चुना जाता है। इंडिया में कुछ हॉस्पिटल्स को, टोटल 4 हॉस्पिटल को चुना गया था, जोधपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, भोपाल, इन सब जगह पे जहाँ पे इसका ट्रायल होना था और इसको कुछ दिनों के लिए आगे टाला गया है। हैव एनी ऑफ द आर्म मेड पर्टिकुलरली गुड प्रोग्रेस? देखिए, इसमें अब बाकी ड्रग की बात करते हैं। जैसे जो रेमडेसिविर है, ये ड्रग किस चीज़ के लिए काम आता है और इस पर लोगों का क्या कहना है, जो अदर कंट्रीज़ हैं वो कैसा रिएक्ट कर रही हैं। ये वही ड्रग है जिसका इस्तेमाल इबोला वायरस के समय में किया गया था, उसको रोकने के लिए किया गया था। और इसके अलावा मर्स और सर्स जैसे जो आउटब्रेक थे, जो ऑब्वियसली कोरोना वायरस के कॉज हैं, उस समय में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। तो US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज़, इनका कहना है कि ये बिल्कुल ठीक है और रेमडेसिविर का ट्रायल किया जा सकता है। और ये बेसिकली पॉजिटिव मांग रहे हैं कौन लोग, US के लोग। लेकिन चाइना इस पर अपोज कर रहा है। चाइना का कहना है कि ये जो ड्रग है ये सही नहीं है, बिकॉज लेंसेट की रिपोर्ट ये बताती है दैट चाइनीज रिसर्चर्स हैड कंक्लूडेड they could not find any statistically significant clinical benefit। इनका कहना है कि इस ड्रग से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक डिस्कशन तो ये हो गया। एंड देन व्हाट रिजल्ट वाज HCQ शोइंग इन द ट्रायल। अब HCQ की पर बात करते हैं। मैंने आपको ऐसे तो बता दिया, अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन है, इस पर के लोगों की क्या राय है। तो अभी तक राय ये थी, अच्छा इसका यूज़ कहाँ किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो HCQs है, इसको किसी भी तरीके का जो अर्थराइटिस वगैरह बीमारी होती है उसको ट्रीट करने में, या यूँ कहें कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
ये एक दवाई है और मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है और मलेरिया के लिए ये ज़्यादा फेमस है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन याद रखना है। तो ये भारत में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होता है और अभी भारत इसमें एक मतलब टॉप एक्सपोर्टर भी आप मान सकते हैं इस ड्रग का, क्योंकि इंडिया ने अपने यहाँ पर टारगेट बनाया है कि मलेरिया को ख़त्म करना है और मलेरिया को ख़त्म करने के लिए SCQ का जो प्रोडक्शन है वो पिछले दिनों बढ़ा दिया गया था। और अब जब से ये न्यूज़ आई है कि इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस को ट्रीट करने में हो सकता है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन अभी ट्रायल को स्टॉप कर दिया गया। इसके पीछे लेंसेट का जो पब्लिकेशन रिपोर्ट जो अभी मैंने आपको बताया वो है। उनका कहना है कि इसका जब इस्तेमाल किया गया तो उससे मोर्टालिटी रेट बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे भी कुछ कारण हैं, जैसे जब आप किसी ड्रग को यूज़ कर रहे हैं और जिस बॉडी पर यूज़ कर रहे हैं उनके टेम्परेचर और एनवायरनमेंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उनकी इम्यूनिटी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि ये ड्रग, हमने एक दिन और डिस्कशन किया था एक आर्टिकल में कि कुछ जगहों पर से अफ्रीका में या साउथ ईस्ट एशिया में, इन सब जगह पर ये ड्रग अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का आप एनवायरनमेंट देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है और ये यहाँ के जो लोग हैं उनको इससे ट्रीट किया जाता है। हो सकता है कि ये ड्रग यूरोपियन कंट्रीज़ में फिट ना बैठ रहे हों, ये एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर और ये मतलब एक अजम्पशन है। एंड नाउ लेंसेट की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी बातचीत होनी है, प्रॉपर एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप इस पर काम करने वाली है, इसका पता लगाने वाली है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या सच में इस ड्रग के इस्तेमाल करने से मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है या फिर ये न्यूज़ सही नहीं है, उसका कारण कुछ और है। तो इन सभी पर अभी बातचीत होनी है। व्हाट आर द अदर आर्म्स ऑफ सोलिडारिटी। अब अदर ड्रग्स की बात करते हैं। हमने 4 ड्रग देखा था ना शुरुआत में, एक ड्रग रेमडेसिविर आपने देखा अभी, उसके बाद HCQ हो गया और उसके बाद राइटोनेविर एंड लोपिनेविर। देखिए इसका यूज़ कहाँ पर होता है, अभी इसके भी यूज़ की बात चल रही है। ये सेकेंड लाइन ड्रग है, HIV ड्रग, सेकेंड लाइन HIV ड्रग है, जिसमें यानी कि HIV को ट्रीट करने के लिए राइटोनेविर और लाइपोनेविर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और 70% इंडियन पेशेंट आर ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग। इंडिया में फर्स्ट लाइन ड्रग का यूज़ होता है HIV को ट्रीट करने के लिए। जो सेकेंड लाइन ड्रग है इसको भारत मैन्युफैक्चर तो करता है लेकिन एक्सपोर्ट करता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय में कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ करने का ऐसा बनाया जा रहा है कि हो सकता है कि इससे ट्रीट हो पाए कुछ पेशेंट्स। सो इंडियाज़ चेंज ऑफ इंस्टेंस, इंडिया की बात करते हैं कि पूरा जो सिस्टम अभी चेंज हो रहा है उसमें किस तरीके से आगे और क्या होने वाला है। इट इज़ यूज टू ट्रीट डिजीज़ लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर एक और है इंटरफेरॉन बीटा 1A, याद रखिएगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि जब ये इसको एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग के साथ यूज़ किया जाएगा, राइटोनेविर वगैरह के साथ यूज़ किया जाएगा, तो फिर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है। तो खैर ये सारे अभी कोरोना वायरस के केस में सारे अजम्पशंस हैं। फाइनली जब ट्रायल हो जाएगा, सोलिडारिटी टेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तब जा कर के ये पता चलेगा कि कौन से ड्रग का यूज़ होना है, कौन सी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है, कौन सी कंट्रीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही है, किसका फ़ायदा होना है इकोनॉमिकली। ये सारी बातें तब जाकर ये क्लियर हो पाएंगी। अभी जो बेसिक न्यूज़ है ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल को रोक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, व्हेन फेथ इज शेकन। GS पेपर 2 में इंडियन डायस्पोरा से एसोसिएट कर देते हैं इसको। मेन आर्टिकल पर चलते हैं। एक बहुत अच्छा स्लोगन जो आपने भी कभी सुना होगा, द देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने ट्वीट किया था, इवन इफ यू आर स्टक ऑन मार्स द इंडियन एम्बेसी विल बी देयर टू हेल्प यू। अगर आप मार्स पर भी फंस जाते हैं तो इंडियन एम्बेसी वहाँ भी पहुँचेगी आपकी मदद के लिए। यानी कि एक बहुत अच्छी अपील, एक बहुत अच्छा विश्वास जगाया गया था लोगों में उस समय में। और आपको बता दें कि जब सुषमा स्वराज जी थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे थे जो रिजॉल्व हुए थे। जो लोग बाहर की कंट्री में फंस जाते थे या परेशान होते थे, वो पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी उनकी। क्या वही कॉन्फिडेंस आज भी है? क्या वही बर्ताव, वही फीलिंग आज भी सरकार के अंदर है बाहर के लोगों के लिए? उसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, अ कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन। अब देखिए अभी की जो सिचुएशन है वो बदलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हम अगर पीछे जा कर के देखें तो अब तक 30 से ज़्यादा सक्सेसफुल इवैक्यूएशन हो चुका है भारत के द्वारा, जिसमें कि
आपको याद होगा मूवी भी आई थी, और कुवैत एयरलिफ्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था वो किया था लोगों यहाँ इंडिया से, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग कंडक्ट करवाया गया था। तो अभी तक कई सारे ऐसे हो चुके हैं इवेंट जब लोगों को बाहर से सुरक्षित अपने देश में लाया गया है। लेकिन जब बात कोरोना वायरस के इस समय की करते हैं तो इस समय में सिचुएशन कुछ और नज़र आ रही है। हम बात आर्टिकल की करें कि आर्टिकल में क्या कुछ लिखा गया है, तो इनका कहना है कि इस समय एक तो पहले बहुत स्लो रिस्पांस रहा, दूसरा जब लोगों को बुलाया भी गया, जैसे कि वंदे भारत स्कीम है और ऑपरेशन समुद्र सेतु है, तो इन सब स्कीम में लोगों को से पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं उनको कोई फ्री ऑप्शन नहीं दिया गया। और उसके बाद देखिए कितनी देरी हुई लोगों को यहाँ तक लाने में, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा बाहर में लोगों को, उस पर आज हम बात करते हैं। देखिए इस एंगल को जानना भी ज़रूरी है। जैसे हम लोग यहाँ देश की हालत तो देख रहे हैं कि माइग्रेंट जो वर्कर यहाँ पर हैं, भारत में हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर बाहर रह रहे हैं उनको भी परेशानी है, और किस किस तरीके की परेशानी उन्होंने इन दिनों फेस की है। गवर्नमेंट ने एक तो पूरा शटडाउन कर दिया, जितने भी ऑब्वियसली पूरा सिस्टम, फ्लाइट सिस्टम को बंद कर दिया, और वहाँ से उनको लाने के लिए भी ये तैयार नहीं थे, ठीक है। दूसरी तरफ उन लोगों के साथ वहाँ पर जहाँ भी वो बाहर में रह रहे थे उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा, तो ऑब्वियसली कई बार डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता है। होटल से या जहाँ पे वो रहते हैं उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो कई तरीके के फाइनेंशियल और अलग अलग मोरल सारे उन्होंने कंस्ट्रेंट को वहाँ पर झेला। अब इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर कैसा रुख रहा, तो इन्होंने एक इवेंट का जिक्र किया है कि एयर इंडिया जाती है 4 कंट्रीज़ में, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड में, लेकिन वहाँ से एम्प्टी वापस चली आती है। जो लोग यहाँ आना चाहते थे, जो बहुत मुश्किल में फंसे हुए थे, उनको भी उस समय में वापस नहीं लाया जाता है। और इसके ऑल्टर में जो हमारे प्रेजेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो खुद को सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत में जो 20,000 फॉरेन नेशनल्स फंसे हुए थे उनको बहुत अच्छे से रखा जा रहा था, उनको बहुत सही सलामत वापस भेजा गया था उनके देश में, तो वो अच्छा फील कर रहे थे। यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग बाहर से आ नहीं पा रहे थे, हम उनको लाने के लिए उस समय में कुछ नहीं कर रहे थे। तो देखिए फिर से बता दें, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर हो जाना है। ये आर्टिकल का एक साइड है, हो सकता है कि आगे हम दूसरा साइड भी आर्टिकल का देखेंगे अगले 2 दिन के बाद। तो हर एंगल को अपने दिमाग में रखना है कि जो बाहर फंसे हैं लोग उनको कैसी परेशानी हुई। ऑब्वियसली उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो गया होगा, उनको उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, सब कुछ बंद हो गया था बाहर में, उनके वहाँ पर अपने कोई लोग नहीं हैं, तो उनकी अलग दिक्कत है। सरकार क्यों देरी कर रही थी, सरकार क्यों नहीं लोगों को ला रही थी, उसके पीछे भी अपना एक रीज़न रहा होगा। पेड हेल्प, अब जब सरकार ने मन बनाया कि चलो उनकी मदद करते हैं, तो उन्होंने पेड हेल्प लोगों के सामने ऑफर किया, दैट लॉन्च अ पेड रिपैट्रिएशन मिशन रादर देन इवैक्यूएशन मिशन। इवैक्यूएशन में क्या होता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कनाडा से, फ्रांस से, जर्मनी से, सब जगह से लेकर के आते हो जहाँ जहाँ पे आपके लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जब आप पेड करते हो इसका मतलब क्या है, जो लोग पैसा पे कर सकते हैं वही सिर्फ भारत आ पाएंगे, अपने घर आ पाएंगे। जो पे नहीं कर सकते, जो उस हालत में नहीं है, वो नहीं आ पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें सारे चीज़ों को भूलना नहीं है। बहुत सारे जगह से सरकार ने जो हमारे लेबर लोग हैं जो बाहर काम कर रहे थे उनको यहाँ पे इवैक्यूएट किया है इस दौरान में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी जब बहुत समय के बाद सरकार ने फिर से खोला सिचुएशन को कि हाँ बाहर से लोगों को लाया जाए, तो फिर इसको पेड सिस्टम बनाया गया था। इसके पहले जब गवर्नमेंट बाहर से लेके आ रही थी लोगों को, चाइना से, इवन ईरान से बहुत सारे लोगों को लाया गया था, बहुत सारे फिशरमैन को ईरान से इंडिया लाया गया था, तो उनको फ्री में लाया गया था। तो ये सब भी आपको इवेंट्स याद होने चाहिए ताकि आप कनेक्टिविटी को बना पाएँ। तो और ये स्कीम का नाम क्या है, वंदे भारत मिशन। तो ये भी याद रखिएगा कि वंदे भारत मिशन जो पूरा है इसको लार्जेस्ट पेड रिपैट्रिएशन एक्सरसाइज कहा जा रहा है, ठीक है। जो क्रिटिक हैं वो उसको ऑब्वियसली इस नज़र से देख रहे हैं कि इसको फ्री रखना चाहिए था, वहीं पर सरकार ने यहाँ पर पेड सिस्टम कर दिया और कॉमर्शलाइज बना दिया इसको। अब इनका कहना है कि एक होप जो जुडिशरी होती है, जब एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है, फेल होती है, तो वहाँ पर जुडिशरी सामने आती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे वेयर यू आर, एक प्ली डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में 13 अप्रैल को इसी बात के लिए कि वो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि आप बाहर से लोगों को लाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे वेयर यू आर। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, ऐसा नहीं कि हम क्रिटिक करने लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की भी और सेंटर की। कोरोना वायरस एक बहुत ही
आप देखिए जो डिज़ीज़ है वो बहुत रैपिडली फैल रहा है और इसमें सिर्फ एक ही बात कही जा रही थी कि लोगों को अपने घरों में रहना है, राइट। तो लोगों को अपने घरों में रहना है, ये बात जो मेन थी उसको की पॉइंट बना के हमें अपने आंसर का फॉर्मेशन करना है और इस एंगल को हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें लोगों को बाहर निकलने को मना किया गया है और उसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए जिस हद तक लोग सर्वाइव कर सकते थे उनको सर्वाइव करने के लिए जुडिशरी के द्वारा भी और एग्जीक्यूटिव के द्वारा भी कहा जा रहा था इन दिनों, नीड अ सिटीजन इवैक्यूएशन पॉलिसी नाउ। अब इनका कहना है कि हमारे पास एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही बात है। जो लोग बाहर रह रहे हैं, आपका इतना बड़ा डायस्पोरा है बाहर में, आपको उनके लिए एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर पॉलिसी बना के रखनी होगी। द फैक्ट दैट सच अ पॉलिसी इज क्रिटिकल फॉर बीइंग वेल प्रिपेयर्ड, वो पूरा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन कई बार बनती है, अभी तो कोरोना वायरस का केस है, कई बार जब वॉर लाइक कंडीशन बन जाती है, ऐसी कोई भी आपदा आपके सामने आती है, तो आपको जो इवैक्यूएशन प्लान है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना करके और वेल प्रिपेयर्ड रखना होगा। इंक्रीजिंग ट्रैफिक मस्ट बी केप्ट इन माइंड, आपको ये हमेशा सोच करके रखना है कि कैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अकॉर्डिंगली 50 मिलियन इंडियंस विल ट्रैवल अब्रॉड टिल 2022। खैर अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक का जो डिटेल है वो ये कि 50 मिलियन के करीब भारतीय लोग जो हैं वो जॉब ढूंढने के लिए या पढ़ने के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए बाहर जा सकते हैं। तो इसके लिए जो इतना बड़ा ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमें इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। और इंडियाज एक्सपेक्टेड इवैक्यूएशन ऑपरेशन ब्रिंगिंग द डायस्पोरा होम। अब इतना जो बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, मोदी जी भी जब बाहर जाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो एक एसेट की तरह इंडियन डायस्पोरा को फील करती है, तो उनके लिए एक प्रॉपर प्लान का होना, प्रॉपर प्रोमिसेस का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इस समय में क्या हुआ कि उनका फेथ कम हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर से, और ये फेथ कम नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए। 2018 में क्लेम किया था गवर्नमेंट ने कि इंडियन पासपोर्ट नाउ हैज़ डिफरेंट रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेंथ, तो ये वाली चीज़ क्यों नहीं पूरी हो रही है। नाउ जस्ट एज द फेथ ऑफ माइग्रेंट वर्कर हैज़ बीन शेकन एंड डिमोलिश्ड बाय द सिस्टम, तो अभी माइग्रेंट वर्कर का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है। स्टूडेंट के फेथ को फिर से एब्जॉर्ब करना होगा, जो टूरिस्ट हैं उनके मन में भी फिर से फेथ जगाना होगा ताकि वो यहाँ पर आएँ और वो बाहर जा पाएँ, और इस चीज़ को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, और इसको हम कंपेयर करने वाले हैं जीएसटी से, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। सोशल जस्टिस से ऐड कर दीजिए। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था पहले, आइए एक अलग एंगल को डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा सा स्कीम आता है, इस क्राइसिस में बहुत चीज़ें सामने आई, हाईलाइट हुई, और इन सबको देखते हुए प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा बनाया जा सके, और पोर्टेबल वेलफेयर स्कीम लाया जा रहा है। ठीक है, पोर्टेबल वेलफेयर स्कीम कब होगा, जब आपके यहाँ पर, इस पर जो कमेटी है इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, नंदन नीलकानी कमेटी ने बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की हैं फूड राशन पर कि या पीडीएस सिस्टम पर कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, कैसे डिजिटलाइज किया जाना चाहिए हर चीज़ को, और इसी से जुड़ा हुआ है ये पोर्टेबल सिस्टम। वन नेशन वन राशन कार्ड कुछ और नहीं बल्कि ये पोर्टेबल सिस्टम होगा। आपके पास जो राशन कार्ड होता है, उस राशन कार्ड से अगर आप यूपी के हैं तो महाराष्ट्र में भी आपको राशन मिल जाएगी। लेकिन जब चीज़ें इतनी आसान हो गई, सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 2020 में जून में पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी स्थिति आप देख रहे हैं कि जून में क्या है, तो इसको अभी थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, जब पैन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू इसको पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। 2021 मार्च का डेडलाइन फिक्स किया गया है इसके लिए। तो अब देखिए, पहले तो हम 3 मेजर फैक्ट को देखते हैं जो चैलेंज है सरकार के सामने। पहला चैलेंज है फिजिकल इम्प्लीकेशंस का, कि यहाँ पर कैसे जो फिजिकल बर्डन है वो कौन उठाएगा, कैसे शेयर करेंगे बिटवीन द स्टेट। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान का है और वो सामान हरियाणा में खरीद रहा है, तो इनके बीच का जो ये फिजिकल बर्डन है वो कौन उठाएगा और कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, ये पहला इशू है। दूसरा इशू है फेडरलिज्म का, दैट द इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये वन साइज फिट्स ऑल,
क्या हम एक ही साइज़ में हर किसी को रख सकते हैं? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं पर ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, कहीं पर कम दी जाती है, कहीं पर ज़्यादा पुअर पीपल हैं, कहीं पर कम है। तो इन सबको हम कैसे एक साइज़ में फिट करेंगे, ये एक दूसरा चैलेंज है। और तीसरा है ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। अब पूरा का पूरा सिस्टम हम टेक्नोलॉजिकल करना चाह रहे हैं, डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड में हम फुलफिल तभी कर पाएंगे चीज़ों को, हम सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे जब हम इसमें डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। और ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज आपके सामने आएगा, क्योंकि इसमें टोटल 750 मिलियन बेनिफिशरीज आते हैं और राशन शॉप्स आते हैं 5 लाख से ज़्यादा, 5.5 लाख के करीब। उसके बाद 54 मिलियन टन जो है वो फूड ग्रेन्स एनुअली इसमें सिंगल प्लेटफॉर्म पर दे पाना। कैसे सबको टेक्नोलॉजिकली बैलेंस किया जाएगा, ये तीसरा चैलेंज है। तो तीनों बातों को ध्यान में रखना है। पहला क्या है, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, किसके ऊपर बर्डन जाएगा। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन का, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग लॉज हैं हर जगह पर। और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। पास्ट चैलेंज एंड लर्निंग फ्रॉम देयर। अब देखिए, पास्ट चैलेंज हम चलते हैं जीएसटी के ऊपर। जब जीएसटी को लागू किया जाना था तब यही सारे डिबेट डिस्कशन चल रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि आज भी जीएसटी में कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हैं? आज भी आपको बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर नहीं होता जब आप जीएसटी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर कई चैलेंजेस जीएसटी को जब से लागू किया गया है तब से हम देख चुके हैं। सबसे पहला तो जो रेवेन्यू लॉस हुआ है कुछ स्टेट का, उसके लिए कंपनसेशन स्कीम लाया गया। तो आपको पता है कि रेवेन्यू लॉस कैसे हुआ? देखिए, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने का मतलब होता है कि टैक्स कौन पे करेगा? कंज्यूमर, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब डेस्टिनेशन कहाँ है? मान लीजिए कोई सामान जो गुजरात में पैदा होता है, गुजरात एक्सपोर्ट करता है यूपी में, और यूपी में कंज्यूमर है जो इस सामान को खरीदता है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। तो कंज्यूमर ने टैक्स किसको पे किया? यूपी गवर्नमेंट को पे किया। अब गुजरात तो एक्सपोर्टर है, गुजरात को तो मिला ही नहीं टैक्स। अब इसको कैसे मैनेज करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है। रेवेन्यू लॉस के लिए सरकार ने कहा कि हम आपको कंपनसेशन स्कीम देंगे 5 सालों तक। आपको पता चल ही रहा है कि कितना कंपनसेशन स्कीम किसको दिया जा रहा है, वहाँ पर कितनी परेशानी हो रही है। टोटल जो फाइनेंस है वो आ नहीं पा रहा, रेवेन्यू उतने कलेक्ट हो नहीं पा रहे। तो ये सारे चैलेंजेस जीएसटी में इस दौरान हमने देखा है। रिसिप्ट का चैलेंज, ये सारी दिक्कतें हैं। जो क्लेम्स हैं वो अलग अलग हैं। सिमिलर चैलेंज, वही क्या सेम चैलेंज आज पीडीएस के केस में भी हो सकता है। सो जीएसटी ऑल्सो सॉ सिमिलर चैलेंजेस, द ब्रॉडर इशू ऑन द इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। जो मेजर चैलेंज था जीएसटी के साथ वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का ही था। और जो वन नेशन वन राशन कार्ड का सिस्टम है उसमें भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ही एक सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? जीएसटी को हमने सपोर्ट करने के लिए एक जीएसटी नेटवर्क बनाया, ठीक है, एंड एंटायरली जॉइंट ओन्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट। अ सिमिलर सिस्टम वुड बी नीडेड फॉर द वन नेशन वन राशन कार्ड। तो जिस तरीके से आपने काउंसिल बनाया जीएसटी के लिए, ताकि वो जो जीएसटी काउंसिल है वो आपस में मिले, मीटिंग करे, आगे के रूल्स तय करे, स्लैब्स को बदल सके, तो वैसा ही एक काउंसिल की ज़रूरत वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए भी होनी चाहिए। जीएसटी के लिए हमने जीएसटी नेटवर्क तय किया जिसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी लेकर के आए। टेक्नोलॉजिकल कोई चैलेंज आया उसको कैसे मैनेज करना है ये हमने सोचा। सेम सिस्टम हमारा जो वन नेशन वन राशन कार्ड है उसके लिए होना चाहिए। पीडीएस नेटवर्क की बात करते हैं। नंदन नीलकानी कमेटी का नाम याद रखना है आपको, जिन्होंने रिकमेंड किया कि पीडीएस नेटवर्क बनाया जाना चाहिए। क्यों? ताकि मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, राशन के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, जो रजिस्टर बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और किसी भी तरीके का करप्शन बीच में ना आए, और कोई भी ग्रेवियंस है उसको हैंडल करने के लिए ये पीडीएस नेटवर्क काम करेगा। जैसे जीएसटी नेटवर्क था ना, वैसे ही पीडीएस नेटवर्क होना चाहिए आपके पास। IMPDS में एक पहला कदम है जो बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर इसको सही तरीके से आगे इम्प्लीमेंट किया गया तो। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, ये सब बहुत ज़रूरी है, लाइक जीएसटी इन पीडीएस नेटवर्क। नाउ व्हाट वी लर्न फ्रॉम जीएसटी से हमें क्या समझ में आया? एट द सेम टाइम वी शुड लर्न फ्रॉम द शॉर्टकमिंग्स एंड चैलेंजेस ऑफ द जीएसटी रोल आउट। वन नेशन वन टैक्स का जो सिस्टम हमने लागू किया उससे हमें दोनों चीज़ें दिखाई दी, अपॉर्चुनिटीज़ भी और चैलेंजेस भी। कई तरीके के चैलेंजेस भी हमारे सामने आए। वो सेम सिस्टम
पीडीएस के साथ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, सारे स्टेट इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ना करें, ये हो सकता है। डिजिटलाइज जब आप चीज़ों को करेंगे तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये दिक्कतें हमें यहाँ पर फील हो सकती हैं। तो इन सबको अभी से दिमाग में रखना होगा, और अगर ट्रूली इसको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे सिस्टम को पोर्टेबल बनाया गया, वन नेशन वन राशन कार्ड के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया, तो ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा बैकबोन साबित हो सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारे देश में कि जिनके लिए ये पूरा सिस्टम लाया गया है, पीडीएस सिस्टम लाया गया है, उन तक वो बेनिफिशियरीज जो हैं वो इससे बेनिफिटेड होने चाहिए। यही इसका मेन एम है, और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब इसको पोर्टेबल बनाया जाएगा। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है, इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक और आर्टिकल है, आप में से अगर कुछ लोग क्लासरूम प्रोग्राम या पर्सनल गाइडेंस के कोर्स में आना चाहते हैं तो अप्रोच कर सकते हैं 8750069419। पर्सनल गाइडेंस का कोर्स क्या होता है, कैसे ये बाकी कोचिंग से डिफरेंट हो सकता है, अगर आप वर्किंग हैं तो हम आपकी मदद कैसे करते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो हम आपकी मदद कैसे करते हैं, इवन कुछ लोग जो 12th पास हैं जस्ट, उनको तैयारी शुरू करनी है तो हम उनके लिए क्या करेंगे, सबके लिए आप कांटेक्ट कीजिए, आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट आर्टिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारे इवेंट अभी हमारे बचे हुए हैं, तो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। कोरोना वायरस जब से आया है तो हमने अलग अलग जगह में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की है। अब एक अपॉर्चुनिटी हमें क्या मिली है कि हम अपना हेल्थ सिस्टम जो है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, उसको अच्छा बना सकें। और इनका कहना है कि ये जो आज हम देख रहे हैं माहौल, इससे पहले हमने एक डिकेड पहले HIV एड्स को भी हराया है, और बहुत सक्सेसफुली हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और बहुत अच्छे से उसको काउंटर भी किया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, उतने बड़े बीमारी को हमने रोका और बहुत सारे लोगों की जानें बचाई, और आज उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है लोगों के मन में। ओवरऑल जो हेल्थ फैसिलिटीज़ और एनवायरनमेंट है, सबको हमने काउंटर किया, बेहतर बनाने की कोशिश की। वही सेम स्ट्रेटजी और उससे थोड़ी बेहतर और थोड़ी अलग स्ट्रेटजी हमें कोरोना वायरस के लिए भी यूज़ करनी होगी। नाउ दूसरा क्या है, दैट द मार्जिनलाइज्ड एंड द वल्नरेबल अलाइज इन दिस जर्नी थ्रू कलेक्टिव अप्रोच दैट लिसन्स टू देयर नीड्स एंड ऑफर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। देखिए, वहाँ पे जब हम HIV एड्स को काउंटर कर रहे थे, उस समय में जब पूरा मुहिम चल रहा था उसको रोकने के लिए, तो बॉटम अप अप्रोच अपनाया गया था, ना कि टॉप बॉटम। ये हमने पहले डिस्कस किया है इकोनॉमी के टर्म में। बॉटम अप का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं उनको आप एम्पावर कीजिए, राइट, और उसके बाद ऊपर के लोग अपने आप उसमें ठीक होते चले जाएंगे। वही सेम सिचुएशन को हमें यहाँ भी आज अप्लाई करने की ज़रूरत है। जो वल्नरेबल हैं उनको उस समय में टारगेट किया गया था, और वही सेम आज यहाँ भी करना है। इसके बाद तीसरा इनका कहना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि HIV एड्स को कोई कैरी कर रहा है ना, ये बात उनको पता होती थी। जिस तरीके से आज कोरोना वायरस का केस है, अगर किसी को कोरोना वायरस है या असिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस है, तो उसको ये बात पता नहीं चल पाती कि वो एक कैरियर की तरह काम कर रहा है। तो उसको शक की निगाह से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज सारे डिबेट डिस्कशंस अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं, उसको समझना होगा और हमें वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे कि वो एक वल्नरेबल पीपल हैं, राइट। आज जितने लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग उस समय में जब HIV रिस्पांस टीम बनाई गई थी, उस समय में उसमें वर्किंग थे, उन्होंने काम किया था और बहुत अच्छा काम किया था। तो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया जाए। तो उस समय ऐसा क्या किया गया था, एक एम्पावर्ड कम्युनिटी बनाई गई थी। उस कम्युनिटी में ऑब्वियसली सारे लोगों को अवेयर किया गया था, और उन सारे लोगों ने अपने राइट्स के लिए डिमांड की थी। आपको याद होगा, कई तरीके के अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए थे, बड़े बड़े स्टार्स को लाया गया था टीवी पर, रेडियो पर। जैसे कि अभी हमने देखा था स्वच्छ भारत अभियान के दौरान, जैसे हमने अवेयरनेस पर काम किया था, वैसे ही आज से एक डिकेड पहले HIV को लेकर के इवन सीरियल्स बनाए जा रहे थे। लोगों को कैसे अवेयर करना है, कैसे बताना है, इसके लिए टीवी सीरियल से लेकर के एड सब कुछ बनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। और उसके बाद जो ये एम्पावर्ड कम्युनिटी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म करना है, इन सभी चीज़ों पर एक एक्ट लाया गया, लोगों को अवेयर किया गया। तो वही सिस्टम आज भी इस कोरोना वायरस के समय में हम अपना सकते हैं। हालांकि जब हम बात HIV की करते हैं तो वो एक डिजीज़ सेंट्रिक अप्रोच था, राइट। अब डिजीज़ सेंट्रिक अप्रोच होने की वजह से उसको हम एक छोटे एरिया में कवर कर सकते थे, लेकिन जब आप कोरोना वायरस की बात करते हैं तो इस
इस बीमारी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप देखिए कि सैनिटेशन या ये एयर से फैलता है, तो हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए पूरा का पूरा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होगी। तो एक स्टेप आगे जाना होगा, जो हमने आज से 1 डिकेड पहले किया था HIV एड्स को रोकने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, उससे हमें एक स्टेप और आगे जा कर के सोचने की ज़रूरत है और अपने सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। देखिए आज ये क्वेश्चन है मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए आपको 5 क्वेश्चंस गिवन हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वन राशन वन कार्ड स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर। तो हमने डिस्कस किया आज का आर्टिकल, पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है इस टॉपिक पर। अगर आपको पता है तो सारे चीज़ों को सोच करके और फिर आप अपना आंसर लिखेंगे, या अभी भी आपके दिमाग में जो भी फैक्ट्स आ रहे हो, अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है इसके लिए, तो थोड़ा सा आप इसमें इंट्रोडक्शन डालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे PDS में लोगों को सहायता की जाती है, कौन कौन से लोग बेनिफिशियरी इसमें होते हैं। तो बेसिक्स जानना है और फिर इस पर आना है क्या किसी राज्य ने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चंस में आप ज़रूर ट्राई कीजिए। 5 के 5 नहीं भी लिख पाते हैं तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन को लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, GST से एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2017, इनेक्टेड इन इंटायर इंडिया एक्सेप्ट गोवा। बताइएगा सही कौन सा है, गलत कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है IGST को लेकर के, गिवन टू द स्टेट इन विच द प्रोडक्शन इज डन। और स्टेट GST इज गिवन टू द स्टेट विच इट इज़ सोल्ड। जहाँ पे सामान बिकता है वहाँ पर स्टेट GST लिया जाता है। उसके बाद है GST काउंसिल से जुड़ा हुआ फैक्ट, बहुत ही बेसिक फैक्ट है। 6 मेंबर इसमें होते हैं और 2/3 मेजॉरिटी से कोई भी डिसीजन लिया जाता है। चौथा सवाल है मेडिसिन के ऊपर। हमने देखा कि सॉलिडारिटी ट्रायल में कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन से ड्रग को यूज़ किया जा रहा है। तो ये ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, पांचवा सवाल है वन नेशन वन राशन कार्ड से। इसको आपको सही कर लेना है, हर जगह पर शायद आपको गलत मिलेगा, इसको सही कर लीजिएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड और 2 स्टेटमेंट है, अदर स्टेट्स वेयर दे वर्क एंड इट विल बी इशूड ओनली टू BPL फैमिली। ये बहुत बेसिक फैक्ट है और एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको ज़रूर क्लियर कर लेना है कि किसको मिलता है, कौन बेनिफिशियरी हैं इसके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। ये लास्ट में ही डिस्कशन चल रहा है भाई, आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। कुछ लोग आधा ही वीडियो देख करके वो पूरा अज्यूम कर ले रहे हैं कि पूरे वीडियो में क्या हो रहा है। अंत तक एक दिन पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इस पूरे वीडियो में होता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ये सारे ही अवेलेबल हैं। ठीक है, दीपसांग, सक्शम वैली और पोंगोंग शो लेक। इसका आंसर C होगा। कुछ लोग जो इसका आंसर D या B दे रहे हैं उनको बता दें कि इंडिया जो मानता है वही आपको मानना है, जो चाइना और पाकिस्तान मान रहे हैं वो आपको नहीं मानना है। ठीक है, तो डिस्प्यूटेड एरिया भले ही हो लेकिन वो लद्दाख UT ही हम मान रहे हैं। जो इंडिया ने अपना मैप अभी पब्लिश किया है वही मैप आपको अपने दिमाग में रखना है एग्जाम में आंसर करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल, इंडिया ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड इन हैदराबाद। ये स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, इसका आंसर होगा A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 जुड़ा हुआ, स्मार्ट सिटी मिशन वॉज स्टार्टेड विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अर्बन एरिया में इस स्मार्ट सिटी में ओवरऑल होता है, पूरे 8-10 फीचर होते हैं, हर चीज़ को ठीक करना होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने का फोकस रखा गया है, तो यहाँ पे नॉट लिखा इसलिए गलत होगा। आंसर है D। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, महाराष्ट्र हैज एस्टैब्लिश्ड माइग्रेशन कमीशन। बिल्कुल गलत। क्या है इसका आंसर? UP। ये हमने कल डिस्कस किया था। कालिया स्कीम कहाँ का है? ओडिशा का है, तो ये तेलंगाना गलत होगा। इसका आंसर भी D होगा। पांचवा क्वेश्चन था डूरंड लाइन। तो एक स्टेटमेंट आया था, एक कमेंट आया था, आपको बता दें डूरंड लाइन जब खींची गई थी तब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है, अब जो ये डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में से बड़ी सी लाइन जाती है, तो इसका ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा, तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो बलूचिस्तान में ही चलाया गया है, तो इसका आंसर होगा B। अगर ये पहले वाले स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, इसको हम लोग फिर बाद में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट कीजिए आंसर को, बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू। शेयर ज़रूर कीजिए अपने कुछ फ्रेंड्स को। थैंक यू।